हेलो साथियों, जय हिंद। मैं रिमलेश कुमार इंडियन आज फिर से आपको एक नए सेशन की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम लेवल से आपको अगर देखिए तो जैसे यूपीएसआई दरोगा भर्ती की जो भी हिंदी की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं, आज हम उनके लिए एक विशेष वाक्य शुद्धिकरण जिसे बोलते हैं वाक्यों में त्रुटि। अगर आप हिंदी में जो वाक्य होता है उसकी जो अशुद्धियाँ अगर उसको आप शुद्ध करना चाहते हैं तो आप साधारण बोलचाल की भाषा में जो व्याकरणविद बोलते हैं, जो व्याकरण तरीके से आप बोलते हैं, उसमें और साधारण बोलचाल की भाषा में काफ़ी फर्क हो जाता है। जैसे देखिए, ईश्वर आराधना में मुझे आनंद आती है, ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? जहाँ पे आपको आनंद आती है, इसका होगा आनंद आता है। देखिए, हमारी अशुद्धियाँ कहाँ पे मिलती हैं? वचन काल, लिंग, पुनरुक्त, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, मतलब जितने भी क्रियाएं होती है, अगर आप पूरे ध्यान से अगर उसको हमेशा बोलचाल की भाषा में बोलते रहेंगे तो आपको उसमें कोई गलती होने की संभावना नहीं है। तो आज की हमारी विशेष चर्चा हिंदी भाषा पर होगी, वाक्यों का शुद्धिकरण। तो हमारा जैसे वाक्य, आज हम आपको पहला वाक्य बताने जा रहे हैं। जैसे यह भागवत का टीका है, जैसे आप देखिए, यह भागवत का टीका है, यह भागवत का टीका है। इसमें गलत क्या है? देखिए, आप इसमें अगर आप लिंग के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पे का नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? की होगा। यह भागवत की टीका है, यह भागवत की टीका है, ये शुद्ध वाक्य होगा। और इसी के आगे हम अगले वाक्य पर चलने से पहले आपको बता देना चाहते हैं, जब भी आप किसी वाक्य को पढ़िए, अगर उसमें शुद्ध और अशुद्ध को ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आप उस वाक्य के लिंग, वचन, काल, पुनरुक्त और सर्वनाम के आधार पर उसको पकड़ने की कोशिश करिए। अगला वाक्य हम आपके सामने देने जा रहे हैं। जैसे ईश्वर आराधना में मुझे आनंद आती है, ये बिल्कुल आपको इसमें शुद्ध करना है। आपको वाक्य दिया गया कि ईश्वर आराधना में मुझे आनंद आती है, इसमें आपको कहाँ पे अशुद्ध लग रहा है? पढ़ने में वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन इसमें गलती है। गलती कहाँ पे है? यहाँ पे जो लिंग के आधार पर आप देखेंगे, यहाँ पे आती नहीं होगा, हमेशा आनंद आता है, आनंद आती नहीं है। तो इसी के आधार पर आगे हम आपको बता रहे हैं, ईश्वर आराधना में मुझे आनंद आती है नहीं होगा, ईश्वर आराधना मुझे आनंद आता है। आपका जो भी एग्जाम लोअर पीसीएस, यूपीएसआई में ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उसी के आधार पे हम आपको ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। देखिए, आपको वाक्य क्या देगा? शुद्ध राष्ट्र, आपको अशुद्ध वाक्य देगा, आपको शुद्ध करना है। राष्ट्र की सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र की सम्मान करना चाहिए। देखिए, इसमें क्या गलत है? आप फिर से लिंग के आधार पर जाइए, राष्ट्र की नहीं होता, राष्ट्र का होता है, राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। देखिए, तीन वाक्य आपके सामने आ गए, तीनों वाक्य देखिए लिंग के आधार पर अशुद्ध लिखा गया था। पहली बार क्या लिखा गया था? यह भागवत का टीका है, भागवत का नहीं, भागवत की होगा। यह ईश्वर आराधना में मुझे आनंद आती है, आनंद आती नहीं, आनंद आता है होगा। राष्ट्र की सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र की नहीं होता, राष्ट्र का होता है। आप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग लिंग के शब्दों को देखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे साधारण बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, यह दही खट्टी है। अब आप बताइए,
सुनने में भी अच्छा लगता है कि यह दही खट्टी है, लेकिन होता शुद्ध वाक्य क्या होगा, यह दही खट्टा है, क्योंकि दही जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, वो पुल्लिंग लिंग है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा है कई बार एक वचन बहुवचन में दही क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग लिंग है, तो उस पर भी आपको समझने की जरूरत है। अगला वाक्य हम आपको दे रहे हैं, लिखा रहता है यह दही खट्टी है। बिल्कुल देखिए ये वाक्य होगा यह दही खट्टी है, इसमें आपको शुद्ध करना है, इस वाक्यांश को आपको शुद्ध करना है। ऐसे ऑप्शन दे देता है, इसको ए बना देगा, इसको बी बना देगा, इसको यहाँ से यहाँ तक बी बना देगा, फिर इसको सी बना, मतलब कुछ भी बना के ऐसे ऑप्शन दे देता है। आपको लिखना रहता है कि इसमें गलत कहाँ पे है। तो यह दही खट्टी है, खट्टी नहीं होगा, यह दही खट्टा है होगा, यह दही खट्टा है। ऐसे वाक्य आपको लिंग के आधार पर आपको देखने को मिले। अब कुछ वाक्य हम आपको वचन के आधार पर दिखाते हैं, वचन के आधार पर ये वाक्य कैसे गलत होते हैं। जैसे वचन के आधार पर आप देखिए, ये लोग विविध भाषा में निष्णात हैं। तो आप देखिए जब लोगों की बात हो रही है और ये बहुवचन है, तो यहाँ पर लोग के साथ भाषा नहीं भाषाओं का यूज होगा। और ऐसे ही आपको साधारण बोलचाल की भाषा में, जैसे वह इतना रोई कि आंसू से रुमाल भीग गई, तो आप ये बताइए आंसू से थोड़ी रुमाल भीजेगा, उसके आंसुओं से रुमाल भीग जाएगा। तो ऐसे आपको वचन के आधार पर हम 2-3 वाक्य कराने जा रहे हैं, आप लोग उसको भी देखिए। देखिए ये हो गया आपका लिंग के आधार पर, आप इसको बोल सकते हैं लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर। देखिए टोटल वाक्य लिंग के आधार पर अशुद्ध है। अब अगला वाक्य हम आपको वचन के आधार पर कराने जा रहे हैं। लिंग के आधार पे और वचन के आधार पे काफी फर्क हो जाता है। आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप क्वेश्चन पकड़ने लगेंगे। देखिए वचन के आधार पर पहला वाक्य देखिए, ये लोग देखिए वचन के आधार पर क्या होगा आपका वाक्य, ये लोग विविध भाषाओं में, यार चल नहीं रहा, ये लोग विविध भाषा में निष्णात है। देखिए वाक्य लिखा आपका, ये लोग विविध भाषा में निष्णात हैं। इस वाक्य में आपको शुद्ध करना है। देखिए जब भी बात यहाँ पे ये लोग हैं, आपको यहाँ से बहुवचन लग रहा है, तो यहाँ पे भाषा नहीं होगा, भाषाओं होगा। आप हमेशा बोलचाल की भाषा में ये चीजें अशुद्ध हो ही जाती हैं। यहाँ पर क्या होगा, भाषाओं। शुद्ध वाक्य आपका क्या होगा, ये लोग विविध भाषाओं में निष्णात हैं। अगला क्वेश्चन आपको ले चलते हैं भाषा के आधार पर। देखिए अगला क्वेश्चन भाषा के आधार पर आप ये लिख सकते हैं, वह इतना रोई कि उसके आंसू से रुमाल भीग गई। देखिए वह इतना रोई कि उसके आंसू से रुमाल
भीग गया, रुमाल भीग, ठीक है, वह इतना रोई कि उसके आंसू से रुमाल भीग गई। इसमें आपको शुद्ध वाक्य करना है। वह इतना रोई कि उसके आंसू से रुमाल भीग गई। तो इसमें क्या होगा, आंसू नहीं होगा, आंसुओं, आंसू से थोड़ी ना रुमाल भीगेगा, आंसुओं से। हिंदी देखने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन करना रहता है गलत होना तय है, क्योंकि इसमें जैसे अंग्रेजी में आप नो एरर करते हैं ना, वैसे ये समझिए नो एरर है। नो एरर को आपको करना है। जैसे वह इतना रोई कि उसके आंसू से रुमाल भीग गई, यहाँ पे शुद्ध क्या होगा, आंसू नहीं होगा, वह इतना रोई कि उसके आंसुओं से रुमाल भीग गई, क्योंकि आंसुओं अलग मतलब वह वचन हो जाएगा, आंसू से रोने पर रुमाल थोड़ी भीगेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पुस्तक मेले में मेरे पसंद की एक भी पुस्तकें नहीं मिली। आपको इस वाक्य में भी शुद्ध करना है वचन के आधार पर। देखिए आप बोलते हैं ना, इस पुस्तक मेले में मेरे पसंद की एक भी पुस्तकें नहीं मिली। आइए दिखाते हैं आपको। इस पुस्तक मेले में मेरे पसंद की एक भी पुस्तकें नहीं मिली। देखिए, इस पुस्तक मेले में मेरे पसंद की एक भी पुस्तकें नहीं मिली। आपको इसमें शुद्ध करना है। देखिए, जब भी आपके पसंद की केवल एक पुस्तक थी ना, आप यहाँ पे पुस्तकें क्यों लिखेंगे, आप लिख सकते हैं इस पुस्तक मेले में मेरे पसंद की एक भी पुस्तकें नहीं मिली। दिखने में एकदम सही, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक भी पुस्तक नहीं मिली, एक भी पुस्तक नहीं मिली। देखिए, जब सबसे डिफिकल्ट वचन के आधार पर होता है, क्योंकि आप हमेशा साधारण बोलचाल की भाषा में ही बोलते हैं। पुस्तक के जहाँ पे पुस्तक बोलना वहाँ पुस्तकें बोल देंगे, जहाँ पे नीचा बोलना रहेगा वहाँ पे ऊंचा बोल देंगे। जैसे लोग बोलते हैं वह खाई बहुत गहरी, वह खाई बहुत नीची थी, जबकि उसको क्या बोलना चाहिए, वह खाई बहुत गहरी थी। क्योंकि हर हिंदी हमारा जितना भी होता है वह एक वो लेके चलता है, साधारण वेश लेके चलता है। तो आप उच्चारण के आधार पर ऐसे ही वाक्यों को देखिए। जैसे आगे आपको बताते हैं काल के आधार पर। काल के आधार पर जैसे राम का नंबर श्याम के पहले आता है, राजन का नंबर रोहन के बाद आता है। पहले और बाद, देखिए जब कोई स्थान हो, जैसे आपको वाराणसी से भदोही, भदोही से वाराणसी जाना है, तो आप हमेशा आगे पीछे बोलते हैं, जबकि आगे पीछे नहीं बोलना। जिससे वाराणसी भदोही के बाद पड़ता है, जिससे वाराणसी भदोही के बाद पड़ता है, तो ये शुद्ध वाक्य है। लेकिन लोग हमेशा पीछे आगे बोलते हैं। जैसे देखिए ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया वचन के आधार पर, वचन के आधार पर हो गया, ये वचन के आधार पर हो गया। ये लोग विविध भाषा में निष्णात है, तो भाषा नहीं भाषाओं हो जाएगा। वह इतना रोई कि उसके आंसू से रुमाल भीग गई, अक्सर लोग बोलते हैं, लेकिन क्या होगा, आंसुओं होगा। इस पुस्तक मेले में मेरे पसंद की एक भी पुस्तकें नहीं मिली, पुस्तकें नहीं क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा। अब आपको बताते हैं काल से संबंधित जो उच्चारण आप गलत करते हैं। काल से संबंधित देखिए, जैसे देखिए काल से संबंधित आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए काल से संबंधित जो भी उच्चारण आपको शुद्ध करना है, ये भी काफी डिफिकल्ट होता है। उसमें वाक्य आपको ऐसे देता है, राम का नंबर श्याम के आगे आता है। राम का नंबर श्याम के आगे आता है।
इसमें क्या होगा, देखिए आपको देखने में लग रहा है कि एकदम शुद्ध वाक्य है, राम का नंबर श्याम के आगे आता है, जबकि क्या होना चाहिए, यहाँ पे बाद का यूज होना चाहिए। राम का नंबर श्याम के बाद आता है, क्योंकि समय बता रहा है, समय बताने के लिए आपको बाद या पहले का यूज करना पड़ेगा। आप एक वाक्य और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। राजन का नंबर रोहन, देखिए राजन का नंबर रोहन के पीछे आता है, रोहन के पीछे आता है। देखिए राजन का नंबर रोहन के पीछे आता है, इसमें भी आप क्या करेंगे, आपको जब समय, देखिए इसमें समय पूछ रहा है तो आपको आगे पीछे दे देगा, आप क्वेश्चन गलत कर देंगे, जबकि हमेशा क्या किसका यूज होता है, बाद का यूज होता है। राजन का नंबर रोहन के बाद आता है, जब भी समय पे आधारित हो तो आगे पीछे देके आपसे क्वेश्चन गलत करा देगा, और जब स्थान की बात हो तो आपको बाद का यूज करा के आपसे क्वेश्चन गलत करा देगा। लेकिन आपको करना क्या है, बाद का यूज करना है। राम का नंबर श्याम के बाद आता है, राजन का नंबर रोहन के बाद आता है, ये वाक्य सही है, और ये पीछे लगा के आपसे वाक्य को गलत करा दिया है। इसी के आधार पे और एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए वाराणसी भदोही के पीछे, वाराणसी आपका जो है भदोही के पीछे पड़ता है, वाराणसी भदोही के पीछे पड़ता है। देखिए ऐसे साधारण बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं ना, वाराणसी भदोही के पीछे पड़ता है, जबकि यहाँ पीछे का यूज नहीं होगा, बाद का यूज होगा। क्या होगा, बाद का यूज होगा। वाराणसी भदोही के बाद पड़ता है। मदन के पीछे मोहन का नंबर आता है, तो मदन के बाद मोहन का नंबर, पीछे आगे आपको नहीं करना है, बाद का यूज करना है। गोपीगंज इलाहाबाद के बाद पड़ता है, जो कि गलत है, गोपीगंज इलाहाबाद के आगे पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन आपको गलत करा देगा। और अब आपको हम बताते हैं कुछ और वाक्य, देखिए जैसे विशेषण के आधार पर वाक्य को कैसे गलत कराता है। ये क्या हो गया आपका, ये काल से संबंधित हो गया। देखिए विशेषण पे आपको कैसे गलत कराएगा क्वेश्चन को, विशेषण के आधार पे आपको क्वेश्चन, जैसे संदीप का कद मोहन से बड़ा है, संदीप का कद मोहन से बड़ा है, या संदीप का कद मुझसे बड़ा है। जैसे देखिए आप देख लीजिए, विशेषण जब भी आपको विशेषण पर वाक्य रहेगा, आपको लंबा, छोटा, बड़ा, सुंदर, मतलब उसमें विशेषता आपको पहचाननी होगी। जैसे देखिए राकेश का कद मुझसे बड़ा, राकेश का कद मुझसे बड़ा है। देखिए राकेश का कद मुझसे बड़ा है, इसमें क्या गलत होगा, इसमें बड़ा नहीं होगा, राकेश का कद मुझसे लंबा है। क्या होगा, लंबा है। शुद्ध बोलचाल की भाषा में आप बड़ा, छोटा ये सब यूज करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और ये लोअर के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राकेश का कद मुझसे बड़ा है, बड़ा दे देगा, आप कंफ्यूजन, क्या होगा, लंबा होगा। और देखिए रवि एक लंबे मैदान में खेल रहा था, रवि एक लंबे मैदान में खेल रहा था। रवि एक लंबे मैदान में खेल रहा था, मैदान कभी लंबा नहीं होता, मैदान विशाल विशाल होता है। आप लंबा का कद आप
हाइट से ले सकते हैं, लेकिन आप किसी चौड़ाई क्षेत्रफल से नहीं ले सकते। इसलिए इसमें कौन सा क्या गलत, आपको गलत वाक्य इसमें पहचानना है। रवि एक लंबे मैदान में खेल रहा था, तो यहाँ पे लंबे नहीं होगा, रवि एक विशाल मैदान में खेल रहा था। हिंदी बहुत अच्छा होता है दोस्तों, आपको हिंदी थोड़ा लॉजिकल ढंग से सोचना पड़ेगा, और साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग हमेशा गलत करते हैं। देखिए, रवि एक लंबे मैदान में खेल रहा था, सुनने में कितना अच्छा वाक्य, लेकिन गलत कहाँ पे, लंबे नहीं विशाल होगा। वह सुंदर गुणों से युक्त है। अगला वाक्य देखिए, वह सुंदर गुणों से युक्त है, वह सुंदर गुणों से युक्त है। अब आप बताइए, इसमें आपको विशेषण दिख रहा है, देखिए ये लंबा, ये सब बड़ा, इस विशेषण, आपको इसमें विशेषण क्या दिख रहा है, आपको इसमें विशेषण क्या दिख रहा है, सुंदर। वह सुंदर गुणों से युक्त है। कभी आप वाक्य अगर बोलिए सुंदर गुणों से नहीं, सुंदर इंसान होता है, गुण थोड़ी ना सुंदर होता है। सुंदर आप किसी वस्तु के ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या दिया है, गुण दिया है, तो इसमें गुण क्या होता है, गुण हमेशा या अच्छा होगा या खराब होगा। इस वाक्य में शुद्ध क्या होगा, वह अच्छे गुणों से युक्त है, वह अच्छे गुणों से युक्त है, वह अच्छे गुणों से युक्त है। क्योंकि गुण इंसान का अच्छा या बुरा या खराब हो सकता है, और सुंदर जो है वो किसी वस्तु या किसी जनरली मतलब आप समझते ही हैं। तो यहाँ क्या होगा, वह अच्छे गुणों से युक्त है। ये हो गया विशेषण से लेकर कुछ अशुद्धियाँ, और हम विशेषण से लेकर आपको अशुद्धियाँ बता रहे हैं। देखिए अगला वाक्य देखिए, देखिए अगला वाक्य क्या है आपका, मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए बहुतों पुस्तकें लाया हूँ। देखिए अब आपको इसमें गलत पकड़ना है, मैं तुम्हारे लिए बहुतों पुस्तकें लाया हूँ। बहुतों हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन ये होता नहीं है। शुद्ध क्या होगा, मैं तुम्हारे लिए कई पुस्तकें लाया हूँ। कहते हैं ना, कई सारे किताबें लाया हूँ, कई सारे डिब्बे लाया हूँ, कई सारे मतलब कपड़े लाया हूँ। बहुतों नहीं होता है, बहुतों अशुद्ध वाक्य है, लेकिन सुनने में लगता है सही है। मैं तुम्हारे लिए बहुतों पुस्तकों लाया, गलत है। यहाँ पे क्या होगा, कई पुस्तकें लाया हूँ। देखिए कुछ अब हिंदी में अव्यय के आधार पे आपको अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। केवल, जैसे देखिए आप लोग कभी कभी केवल या मात्र एक साथ ही यूज हो जाता है। केवल या मात्र हो गया, परस्पर या आपस हो गया, और काल या समय को एक साथ हम जब प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल गलत हो जाता है। आप वाक्य के आधार पर समझने की कोशिश करिए। जैसे देखिए, आप देखिए, हम परस्पर या मैं परस्पर, या अगर आप परस्पर और आपस एक साथ यूज कर दिए तो वाक्य गलत होना तय है। जैसे देखिए, वह प्रायः बार बार मेरे घर आता है, वह प्रायः बार बार मेरे घर आता है। जैसे देखिए, वह प्रायः बार बार मेरे घर आता है। तो आप देखिए, अगर आपने प्रायः का यूज कर लिया तो बार बार लगाने की क्या जरूरत है। देखिए यहाँ तक तो आपको विशेषण से संबंधित दिख रहा था, लेकिन अब क्या है, अव्यय के आधार पर दिख रहा है कि वह प्रायः बार बार मेरे घर आता है। तो इसमें आपको
बार बार की जगह बार बार यूज नहीं करना है। वह प्रायः मेरे घर आता है, ये इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन सुनने में देखिए लग रहा है सही है। वह प्रायः बार बार मेरे घर आता है, इसमें बार बार की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप सीधा सीधा बोल सकते हैं वह प्रायः मेरे घर आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी अन्य दूसरे से यह काम करा लेना उचित होगा। देखिए, किसी अन्य दूसरे से, किसी अन्य दूसरे किसी अन्य दूसरे से यह कार्य करा लेना उचित होगा। यह कार्य करा लेना उचित होगा। देखिए, किसी अन्य दूसरे से यह कार्य करा लेना उचित होगा। यहाँ पे अन्य और दूसरे, आप इसको बोल सकते थे किसी दूसरे से यह कार्य करा लेना उचित होगा, या किसी अन्य से यह कार्य करा लेना उचित होगा। अन्य और दूसरे एक साथ यूज नहीं होगा, इनमें से किसी एक को आपको बोलना था, तो आप क्या बोल सकते हैं? किसी अन्य या दूसरे, किसी अन्य दूसरे से आप क्या बोल सकते हैं? किसी अन्य से यह कार्य करा लेना उचित होगा, या किसी दूसरे से यह कार्य करा लेना उचित होगा। यहाँ पे अन्य और दूसरे एक साथ प्रयोग नहीं होगा। या तो आप बोलिए किसी अन्य से यह कार्य करा लेना उचित होगा, या बोलिए किसी दूसरे से यह कार्य करा लेना उचित होगा। इन दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होगा। और कुछ वाक्य होते हैं जैसे पुनरुक्त के आधार पर होते हैं। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली। पुनरुक्त के आधार पर आपको अशुद्धियां ऐसे देता है, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली। अब देखिए भाइयों, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली। अगर आप मृत्युदंड ही बोल दिए, क्या इसमें सजा नहीं लग रहा है? सजा लिखने की क्या जरूरत है? आप इसको सीधा सीधा अगर देखिए, हत्यारे को मृत्युदंड मिलेगा। हत्यारे को आप क्या बोल सकते हैं? हत्यारे को मृत्युदंड मिलेगा या हत्यारे को सजा मिलेगी। लेकिन आप वाक्य लिख दिया हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली, तो यहाँ पे इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। आप इसको लिख सकते। इसका शुद्ध वाक्य देखिए, शुद्ध देखिए इसका, हत्यारे को मृत्यु दंड मिलेगा। हत्यारे को मृत्युदंड मिलेगा, ये हुआ शुद्ध वाक्य। हत्यारे को मृत्युदंड मिलेगा। कुछ पुनरुक्त वाक्यों में आपको वाक्य बड़ा करके खींच देता है, जो कि बिल्कुल गलत होता है। आप इसको शॉर्टकट कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगला क्वेश्चन हम फिर इसी का सिखाने जा रहे हैं आपको। पुनरुक्त के आधार पर वाक्य कितना आपको वो करता है। देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या किया? मैं सप्रमाण सहित बता रहा हूँ। 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 आप इसको इस सप्रमाण फिर सहित लिखने, आप इसको बोल सकते हैं। मैं इसका शुद्ध वाक्य देखिए, ये बिल्कुल अशुद्ध लिखा है, लेकिन दिखने में सही लग रहा है कि मैं सप्रमाण सहित बता रहा हूँ। आप इसको शुद्ध देखिए कैसे लिखिए। शुद्ध आप क्या लिख सकते हैं? मैं प्रमाण सहित बता रहा हूँ। मैं प्रमाण सहित बता रहा हूँ। ये हो गया इसका सही वाक्य।
मैं प्रमाण सहित बता रहा हूँ। सब प्रमाण सहित एक साथ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं प्रमाण सहित बता रहा हूँ, या आप ये भी बोल सकते हैं मैं सब प्रमाण बता रहा हूँ, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं मैं सब प्रमाण बता रहा हूँ, या आप सीधा सीधा ये बोलिए। या आप देखिए ऐसे वाक्य दिया रहेगा, आपको इतना